ये भी जरूरी है, मीडिया का जमाना है आजकल, और जितना तेज जमाना है उससे ज्यादा तेज मीडिया है। और ये मीडिया वालों का ही कैमरा है, मैं मीडिया वालों को प्रणाम करता हूँ। मीडिया इतना तेज है कि इधर घटना घटी उधर छपी, इधर घटना घटी उधर छपी, इधर घटना घटी उधर छपी। कभी कभी तो घटनाएं इंतजार करती हैं कि पहले छप जाए तो हम घटें। ये इतना तेज मीडिया का जमाना। आजकल के मीडिया की कहना ही क्या है। मुझे तो एक घटना याद आ रही, कवि सम्मेलन का हम शुभारंभ करते हैं थोड़ा सा समय में इसलिए पास कर रहा हूं कि थोड़ा सा माइक तक जब तक आ जाए तो हमारे अगले कवि को दिक्कत ना होने पाए। जो भी दिक्कत है मैं अपने हिस्से में ले लूं। मुझे तो एक घटना याद आ रही, पिछले दिनों बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी में ओरछा के जंगलों में एक बरगद के पेड़ पर एक बंदरिया बैठे। बंदरिया को नींद आ रही थी, उस पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। बंदरिया को नींद आ रही थी, बंदर अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जब बंदरिया को सुनते सुनते बहुत देर हो गई, बोर हो गई, तो बोली तुम इतना ही बहादुर हो तो जाके इस शेर की पूंछ ऐंठ के दिखाओ। मीडिया के संदर्भ में सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। यहीं से इस होली के हुड़दंग को, जैसा कि लिखा है आपने फागुनी फुहार, इसको फागुनी फुहार में बदल दीजिएगा। तो बंदर ने देखा कि शेर बहुत गहरी नींद में सो रहा है। बंदर दिमाग का बहुत तेज होता है, फटाफट गया, उसने पूंछ ऐंठ दी, जाके दूर खड़ा हो गया। एकदम से शेर जागा कि इतनी हिम्मत किसमें कि जंगल के राजा की पूंछ ऐंठते। इधर उधर देखा तो सामने एक प्यादा बंदर छोटा सा था। उसने सोचा कि वो ना हो, इसी ने मेरी पूंछ ऐंठी है। उसने उसको दौड़ा लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे शेर, आगे आगे बंदर, पीछे पीछे शेर, आगे आगे बंदर, पीछे पीछे शेर। दौड़ते दौड़ते जंगल खत्म, कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। एक छोटा सा कस्बा पड़ा, उस कस्बे में एक टेलर मास्टर की दुकान थी। कस्बे के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल शुरू में ही। बंदर दिमाग का बहुत तेज होता है। देखा कि टेलर मास्टर गायब है, अखबार रखा है सामने, कुर्सी रखी है, चश्मा रखा है, टोपी रखी है, तो गया, जाके कुर्सी पे बैठ गया, टोपी लगा ली, चश्मा लगा लिया, अखबार सामने कर लिया। पीछे से शेर आया। शेर ने पूछा, भाई साहब आपने एक बंदर को जाते हुए देखा क्या? बंदर अखबार के पीछे से कहता, वही जिसने अभी शेर की पूंछ ऐंठ दी। शेर हैरान, बोले छप गई? बोले और ये मीडिया हो गया आजकल का मीडिया इस तरह का हो गया था। एक बार ताली आली बजा दीजिए थोड़ा सा। हम सारे कभी लोग आपसे तालियां बजाने के लिए कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे हमें आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारे लोग कहेंगे आप हमें प्यार दीजिए। इस सब का मतलब ताली होती है। आशीर्वाद भी मांगेंगे तो उसका भी मतलब ताली होती है, प्यार मांगेंगे उसका भी मतलब ताली होती है। और सारे लोग यही कहेंगे कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आशीर्वाद का मतलब ताली होती है। आप लोग समझ जाइएगा कि आशीर्वाद माने ताली। पिछले दिनों तो लखीमपुर में एक कवि सम्मेलन में हमारे नटखट जी ने कहा हमें आशीर्वाद दीजिए। सामने से एक बुजुर्ग आ गए, बोले बेटा जीते रहो, खुश रहो, सर पे हाथ फेरने लगे। तुम इसीलिए मैं तो देखता हूं कि मैं तो जहां भी जाता हूं मैं तो कहता हूं आप सबका प्यार पाने आया हूं, तो एक बार ताली बजा दीजिएगा। मैं आपका प्यार इसलिए पाने आया हूं कि आशीर्वाद बहुत भारी पड़ता है भाई साहब। आज से 23 साल पहले ललितपुर जिले में एक बुजुर्ग ने आशीर्वाद दे दिया, बोले बेटा खूब फलो फूलो, साथ में अपनी कन्या थमा दी। और वो आशीर्वाद इतना फूला कि 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए। उन्हीं को पालने पोसने के लिए हम लोग इस तरह से दरबदर हैं। इसलिए आशीर्वाद भारी पड़ता है, इसलिए आप सबका प्यार चाहते हैं आप सबका। और ये हमारे सुशील भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले हमें ताली बजा दी है। आप लोग भी एक बार, हमारे परिहार साहब बैठे हुए, राजन सिंह परिहार जी हमारे, ये सब पीएनबी वाले लोग हैं। सब रॉयल सिटी में आके रहने लगे। तो मैं बता रहा था कि ये सारे पीएनबी वाले यही रॉयल सिटी में आ गए हैं। हम जैसे ही आए तो सुशील भाई साहब बोले पीएनबी वाले तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं पीएनबी से वित्तीय सहायता प्राप्त हूँ, इसलिए मैं खुद आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। और आइए, इसके लिए माँ सरस्वती की वंदना। तो मैं बता रहा था कि सारे लोग ये कहेंगे तो आप लोग ताली बजाइएगा। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जो लोग मोबाइल हाथ में लिए हैं, अब रात के 9:30-10 बज रहे हैं, कृपया मोबाइल को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर कविता के साथ में आनंद की यात्रा कीजिए। और इसके बाद भी, मेरे इतना कहने के बाद भी, अगर मोबाइल में कोई अगर लगा रहेगा तो समझ लीजिए कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ बहुत सारी भाभियां जी बैठी हैं, मैं बता दूंगा कि भाभी जी देखिए वो लिए हैं, कहीं गड़बड़ है, देखे रहिएगा। क्योंकि पिछले दिनों नटखट जी बोले यार चांद भाई ये मोबाइल क्या है। हमने पूछ लिया नटखट जी से, यार नटखट जी मोबाइल क्या है? नटखट जी बोले कुछ नहीं, पत्नी द्वारा पति पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक लगाम। हमने कहा यार ये कैसे कह रहे हो? बोले चांद भाई कहीं भी जाओ पीछे से फोन कर देती थी, हेलो कहाँ हो? अब बोले अच्छी जगह हो तो कहते हैं कि फला जगह है, अभी कभी कभी गड़बड़ जगह रहते हैं, क्या कहते हैं। इतने में भाभी का फोन आ गया, इनको फोन किया, बोले हेलो कहाँ हो? अब ये देखो घबरा के बोले देखा चांद जी अब बताओ क्या कहें। हमने कह दो मंदिर में है। इनने तुरंत कह दिया मंदिर में है। भाभी जी बोली घंटा बजा के दिखाओ।
सही बता रहा हूँ, ये स्थितियां होती हैं। तो ये ताली आली आप लोग बजाते रहिएगा, ताली बजाने के बहुत फायदे होते हैं। बाबा रामदेव जी आते हैं सुबह सुबह, कहते हैं 1 घंटा व्यायाम करो, 15 मिनट ताली ठोको। ताली ठोकोगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहेगा, चश्मा नहीं लगेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम अपने झांसी में देखते हैं जो लोग घर घर जाके ताली बजाते हैं, हमने आपने किसी ने भी उनको हॉस्पिटलाइज होते हुए नहीं देखा होगा। ये ताली बजाने के सबसे बड़े फायदे। यहाँ लोकेन भाई बैठे हैं, डॉक्टर साहब बताइए कि कभी किसी का इलाज किया आपने ताली बजाने वाले का? नहीं किया तो आप भी एक बार ताली बजाइए, आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये फायदे। आइए माँ सरस्वती की वंदना के लिए हमारे जो संयोजक हुए हैं सीवी राय तरुण साहब और आदमी के दादा, उनमें से मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना का अवसर हम के दादा को देना चाहते हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से मां का आह्वान करें। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ में दादा के यादव जी को बुलाना चाहता हूं। के आलोक के नाम से आप हिंदुस्तान भर में कविता पढ़ते हैं और आज आपके बीच में शायद सार्वजनिक रूप से आपके बीच में पहली बार पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी इतनी जोरदार तालियां बजें जब ये आए, कि ये आज की तालियां लेके यहाँ से निकले तो ये तालियां हिंदुस्तान भर में के आलोक की कविताओं की खुशबू बिखेरती रहें। आइए इन पंक्तियों के साथ में उन्हें बुलाता हूं कि प्रथम नमन मातु शारदे को करता हूँ, मातु वाणी में ही मेरे आके बस जाइए। प्रथम नमन मातु शारदे को करता हूँ, मातु वाणी में ही मेरे आके बस जाइए। अतिथियों का मैं करता हूँ सम्मान और श्रोताओं के माथे कंब चंदन लगाइए। अतिथियों का मैं करता हूँ सम्मान और श्रोताओं के माथे काप चंदन लगाइए। और छंद गीत मुक्तक और गजलों के संग हास व्यंग सुन सुन हंसिए हंसाइए। कवि सम्मेलन का हो रहा है शुभारंभ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन का हो रहा है शुभारंभ, वाणी वंदना हेतु के आलोक को बुलाइए। आपकी जोरदार तालियां के आलोक माइक पर। बिना किसी प्रस्तावना के, जैसा कि आदेश हुआ है माँ बीणा वाणी की वंदना करने के लिए, इन 4 पंक्तियों से जो है माँ बीणा वाणी की वंदना करता हूँ। भव्य वरदे भावना के लोक में आलोक को कर दे। भव्य वरदे भावना के लोक में आलोक को कर दे। मेरे गीत नहीं ये तो माँ, मेरे गीत नहीं ये तो माँ, स्वर लहरी के कंपन है। इनमें मेरा त्याग है अपना, इनमें मेरा त्याग है अपना, तेरे कृपा सुमन गीतों हैं। इन कुसुमों को जनजीवन के, इन कुसुमों को जनजीवन के अणुओं में बिंबित कर दे। भव्य वरदे भावना के लोक में आलोक कर दे। आइए माँ वाणी की वंदना हो गई है। मैं जैसा कि यहाँ लिस्ट दे दी गई, पिछले कवि सम्मेलन में हम लोग जब आए थे तो वहीं गेट के पास में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ था। आज से शायद 4-5 साल पहले की बात है, 4 साल हो गए। बहुत अच्छा माइक था, बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। और उस दिन भी इसी तरह से एक पर्ची आई थी, आज भी पहले ही पर्ची आ गई। आज की पर्ची में 4 कवियों के नाम है। उस दिन की पर्ची जो थी उसमें रॉयल सिटी के किसी निवासी ने दी थी कि कवि बहुत अच्छे आए हुए हैं, सबकी कविताएं हमें बहुत अच्छी लगी। कल सुबह सब लोग आप हमारे घर पर नाश्ते में आमंत्रित हैं, मगर बंदे ने उसमें ना तो फ्लैट नंबर लिखा था ना बिला नंबर लिखा था। इतने अच्छे लोग हैं रॉयल सिटी के लोग, कितने बढ़िया लोग। हमारे भाई साहब बैठे हैं भटनागर जी, पीके भटनागर, पीके। अब भटनागर मतलब भटनागर भी पीके होते हैं, वैसे भटनागर नहीं होते हैं। तो एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। सुशील जी उधर बैठे हुए हैं, भूपेंद्र जी के लिए मैं कह रहा था, तो आप लोग बात पूरी कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा खेल रहा है बच्चा, बालक खेल रहा है, उसको पहली बार शायद कार के रिमोट की चाबी मिल गई है। कोई बालक बार बार उसको दबा रह रहा है, कोई बात नहीं, चलिए हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो भूपेंद्र जी से भाभी ने पूछा, ये बताओ मैं कितनी सुंदर हूँ, कितने % सुंदर हूँ? भूपेंद्र जी बोले, तुम यार इसमें सुंदरता में परसेंटेज का क्या मामला? बोले तुम तो बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? भूपेंद्र जी बोले,
थोड़ी देर सोचा, बोले 72% सुंदर। अब भाभी सत्ते में आ गई कि ये 72% क्या होता है, या तो 100% होता है या 50% होता है, ये 72 कहाँ से, ये तुम कैसे कह सकते हो। अब भूपेंद्र जी सत्ते में आगे बोले देखो तुम्हारी सुंदरता नहीं है, कम नहीं है इतनी सस्ती, दरअसल जाने मन आजकल हर अच्छी चीज में 28% है जीएसटी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बस इसी तरह से मैं जो है आपको हंसाता गुदगुदाता संचालन करूंगा, इसी तरह से मैं हंसाता गुदगुदाता ले चलूंगा आपको आगे के कवियों तक। शर्मा जी बार बार माइक को एक जगह फिक्स कर दीजिए, जैसा भी बज रहा है बजने दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, है ना। बार बार उसको छेड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि असल में आवाज, चलिए कोई नहीं, आइए। बहुत अच्छी सी कविता पढ़ के गए भूपेंद्र जी, अभी हमारे बीच में 4 कवि और आपके बीच में हैं, उनको हम बीच बीच में पढ़ाएंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि जो कवि यहाँ पर उपस्थित हैं मंच पर, उनमें से एक कवि को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और चाहता ये हूँ कि आप ठहाकों के साथ आपसे कवि सम्मेलन का शुभारंभ हो। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं मेरे जानने पहचानने वाले। आदरणीय नरेश शुक्ल जी कहीं बहुत पीछे बैठे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं, मगर उनकी चांद चमकती हुई मुझे दिख रही है। नाम जरूर मेरा चांद है, मगर चमकती उनकी है। आप सबने देखा ही होगा, नरेश शुक्ल जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। पिछले दिनों हमने पूछ लिया, भाई साहब ये चांद आंद कैसे निकलती है, आपकी चांद निकली है, मेरा नाम चांद है। बोले आप चांद भाई तुम कवि हो के इतना नहीं जानते हो। हमने कहा क्या? बोले ये केवल जो है आशीर्वाद का परिणाम। हमने कहा आशीर्वाद, ये कैसा आशीर्वाद? बोले देखो हर पुरुष के जीवन में 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फेरने का अधिकार रखती हैं, पहली माँ, दूसरी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो तुम्हारी तरह घने और काले बाल जमते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो मेरी तरह हो जाते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नरेश भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, बिल्कुल। और एक बार जोरदार ताली इस मोहल्ले से भी बच जाए तो अच्छा है। इधर के लोग पीछे थोड़े से जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी ताली वाली बजा लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं। आइए एक कवि को बुलाना चाहता हूँ साहब, जो इन दिनों पूरे देश में झांसी का नाम रोशन कर रहे हैं, खासतौर पर इनके कवि के रूप में भाई नटखट जी, देवेंद्र रावत नटखट। बिना मात्रा बिना डंडे के कवि हैं। नटखट झटपट उठ, सर पर चल, नल पर चल, बर्तन मल, झटपट कर, ये सुबह सुबह भाभी जी इनसे कहती हैं। रोज का काम है इनका। ये प्राइमरी पाठशाला में प्रोफेसर हैं। जब हम अभी यहाँ आए तो आदरणीय के दादा से हमने पूछा, दादा लोग नहीं आ रहे हैं? बोले चांद भाई जैसे ही कवि सम्मेलन शुरू होगा सब लोग आ जाएंगे। वैसे ही पिछले दिनों नटखट जी मिले, बहुत टेंशन में थे। ये प्राइमरी पाठशाला में प्रोफेसर है। हमने कहा माँ साहब आप इतने ज्यादा परेशान क्यों, इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो? बोले आप चांद भाई बहुत देर हो गई स्कूल खोले हुए, कोई बच्चा ही नहीं आ रहा है। हमने कहा ये रोज होता है? बोले रोज होता है। जब हम चूल्हा जला लेते हैं मिड डे मील बनाने के लिए, जब धुआं उठते देखते हैं बच्चे, तब कटोरी और थाली लेके आ जाते हैं। हम तो बहुत परेशान हैं। मगर साहब हास्य और व्यंग का धुआंधार कवि इन दिनों पूरे देश में कई चैनलों में आप देखते होंगे। देवेंद्र रावत नटखट इनका नाम है, और बहुत अच्छी कविताओं से आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं कि जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है, जेब खाली है खजाने पर नजर रखता है। जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है, जेब खाली है खजाने पर नजर रखता है। अपनी आंखों में भले ही आंसुओं का समंदर है, लेकिन आपको हंसाने का हुनर रखता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई देवेंद्र रावत नटखट। और इस मोहल्ले के लोग जो इधर जो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, तो पीछे वाले बिल्कुल आप लोग अपने आप को इतना पिछड़ा हुआ क्यों समझ रहे हैं? आप लोग भी ताली वाली बजा सकते हैं। आप लोग अपने आप को पिछड़ा मत समझिए। बहुत सारे लोग यहाँ डीएस भाई साहब बैठे हुए हैं, डीएस अग्रवाल साहब, हमारे बहुत सारे लोग मिलने वाले बैठे हुए हैं, मेरे जानने वाले लोग बैठे हैं। सबकी एक ना एक समस्या है, हर कोई आजकल टेंशन में रहता है। पिछले दिनों भाभी जी, हम डीएस भाई साहब के यहाँ चाय पीने आए तो भाभी जी बड़ी टेंशन में। हमने कहा भाभी जी आपको क्या टेंशन हो गई? बोले भैया मुझे बाबा रामदेव की वजह से टेंशन है। हमने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या टेंशन है? बोले कुछ नहीं भैया, वो बाबा रामदेव जी कह रहे हैं काला धन वापस करो। अब आप जानते हैं डीएस भाई साहब, आपके हमारे जो है आपके भाई साहब हमारे काला धन है, हम वापस कर देंगे तो क्या हुआ? मान लीजिए वापस कर देते हैं फिर क्या होगा? हमने कहा कुछ नहीं भाभी चली जाइए, वापस कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? बोली भैया वो बात नहीं है, मैं वापस करने को तैयार हूँ, मगर बाबा जी उससे आगे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं काला धन सार्वजनिक करो। अब बताइए मैं कैसे सार्वजनिक कर सकती हूँ? तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए थोड़ा सा फिर हम मंच की ओर चलते हैं, और हमारे बीच में मोट से रामेंद्र सोनी जी बीच में हमारे हैं। मैं अब क्योंकि माइक भी थोड़ा ठीक हो गया है, अब आप लोग कविता के मूड में आ गए हैं, और बहुत अच्छी कविता पढ़ के गई राम पे, बहुत अच्छा 4 पंक्तियां पढ़ी।
मुझे 4 पंक्तियां मेरी इतना अच्छा, इतनी बढ़िया सवैया वो राम पर पढ़ के गई है कि मुझे राम पर भोलेनाथ पर इतना बढ़िया सवैया उसने पढ़ा, उसके बाद छंद पढ़े, मुझे राम पर अपनी 4 पंक्तियां सवैया याद आ गया कि सुनिएगा। इन पंक्तियों के साथ ही रामायण को बुलाना चाहता हूं और ये कहता हूं कि राम जी क्या हैं, सुनिएगा। आदरणीय मिश्र जी, क्यों ही मुसीबत आई किसी पर, त्यों ही तुम्हारा ही नाम लिखा है। बहुत अच्छे भगवान राम, कि ज्यों ही मुसीबत आई किसी पर, त्यों ही तुम्हारा ही नाम लिखा है। और पूरन काम हुए जिसने, तब नाम सदा निष्काम लिखा है। बहुत अच्छे। और राधा ने चाहूं तो मीरा ने मोहन, राधा ने चाहूं तो मीरा ने मोहन, सूर ने भी घनश्याम लिखा है। और गिद्ध रट्यो शबरी ने जप्यो, तुलसी ने ही ये पिचराम लिखा है, तुलसी ने ही ये पिचराम लिखा है। निश्चित रूप से ये बच्चे आने वाले समय में भारत का प्रतिभा बनेगी भारत की। अभी बहुत छोटी उम्र है उसकी, और इसने जो छंद पढ़े हैं, जो सवैये पढ़े हैं, शायद उसका अर्थ भी इसको मालूम नहीं होगा, मगर मैं जानता हूं कि एक दिन आगे चल के ये बच्ची आप सबका आशीष रहेगा तो ये भी कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम बनेगी। ऐसा हम सब कवियों का आशीष है। अध्यक्ष जी का भी यही आशीष। मैं देख रहा था कि अध्यक्ष जी बड़े झूम के सुन रहे थे। आइए इन पंक्तियों के साथ कि तमाम कोरोना से जूझते हुए हम लोग 2020 से 21 में आ गए। वैक्सीन चल रही है। ईश्वर से एक प्रार्थना करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। रामेन जी को बुलाता हूँ कि होके मायूस नहीं हूँ, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। होके मायूस नहीं हूँ, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। और एक ही ठौर पे ठहरे रहे तो थक जाओगे, रफ्ता रफ्ता ही सही राह पे चलते रहिए, रफ्ता रफ्ता ही सही राह पे चलते रहिए। पढ़े तब ताली बजाइए, और कोई अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उससे ज्यादा जोरदार ताली बजाइए, ताकि अगला समझ जाए कि अब सुनने के मूड में नहीं है। देखिए ये आपने पीछे से एक कमेंट मारा, मगर उस कमेंट की जगह अगर आप ताली बजा देते तो कभी को भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता। ये तहजीब होती है, ये अदब है। आइए इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं और अपने कवियों से भी, और विशेष करके आयोजक मंडल को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संजय सिंह जी हैं, हमारे भटनागर जी हैं, राय साहब हैं, के आलोक जी हैं, सबको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। तो याद आ रहा, अभी इंदौर में एक कवि सम्मेलन था, उसमें हम थे, सत्यप्रकाश जी थे और संजीव दुबे जी थे। वहां पे एक कवि ने कहा गया कि साहब जो है बहुत एक छोटी छोटी रचना पढ़नी है, मगर एक कवि ने 1.5 घंटे तक कविता पढ़ी। भाई साहब सामने सोफे पे वीआईपी बैठे हुए थे, उनमें से एक वीआईपी चला गया, कविता सुन के ही चला गया। आदरणीय परिहार साहब बैठे हैं कि नहीं? हाँ, तो वो कविता सुन के ही चला गया। उस कवि पे मुकदमा हो गया। जज साहब ने पूछा, रहे कवि तैने इतनी लंबी कविता सुनाई कि एक वीआईपी कम हो गया, अब तुझे फांसी की सजा हो रही, बोल तुझे तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कवि कहता, साहब वो मैंने आधी सुनाई थी, पूरी आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। तो मैं अपने कवियों से पहले ही अनुरोध कर लिया हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक अच्छी रचना पढ़ दें। आइए बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। माहौल अच्छा सा हो गया है, बहुत बढ़िया सा। सुशील लहरिया जी पढ़ के गए हैं, SR लहरिया जी, संजय सिंह साहब बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप लायंस क्लब के हैं? बोले हाँ लायंस क्लब के लायंस हैं। हमने कहा बाहर तो बहुत लाइन्स रहते हो, घर में भी लाइन्स रहते हो? यार घर में भी रहते तो लाइन है, मगर वहां दुर्गा जी सवार हो जाती। एक बार जोरदार तालियां बजा दी संजय जी के। आइए, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर हम इस आजादी को वापस ला पाए। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, आज हिंदी कविता दिवस है, विश्व हिंदी कविता दिवस है, आज विश्व कविता दिवस है आज। और आज एक बहुत बड़ी घटना इस देश में हुई। एक 15 वर्ष के बालक को 15 बेंतों की सजा दी गई। उससे जब जितनी बार बेंत मारा जाता था, अंग्रेज अफसर जितनी बार उसको बेंत मारते थे, उसका नाम पूछते थे, वो आजाद कहता था। इधर से एक आवाज बच्चों की जो आ रही है, थोड़ी देर बच्चों को इन झूले से थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छा है। रात को 11 बजे तक झूले में झूल रहे हैं और इनके पिताजी माताजी पता नहीं यहाँ बैठे हैं कि घर में है। जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता होगा, इनको कहाँ भेजते होंगे बेचारे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। तो साहब जितनी बार बेंत मारा गया, 15 बेंत की सजा मिली, जितनी बार उसको बेंत मारा गया, पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा आजाद। और वही बालक आगे चल के चंद्रशेखर आजाद बना। उनकी माताजी की कल पुण्यतिथि है और हम सब झांसी वालों को ये गर्व है, ये गौरव में फक्र हासिल है कि हमने उनकी माताजी को झांसी में रखा। झांसी में उनकी समाधि बनी हुई है।
आज हम उनकी समाधि पर पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम करके सीधे यहीं आ रहे हैं, वहीं से उनकी समाधि में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम करके आए हैं। तब मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उन शहीदों को नमन करने के लिए एक वीर रस के अच्छे कवि को, जो इन दिनों पूरे देश में अपनी वीर रस की अच्छी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, मेरे भाई संजीव दुबे को बुलाना चाहता हूं कि जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर हम इस आजादी को वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आजादी, हम सब कुछ ही तो भूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। वीर रस की बहुत अच्छी कविता पढ़ के गए और बहुत सारे लोग तो डर के मारे ताली बजा रहे थे, कहीं कूद के हमारे ऊपर न चढ़। सही बता रहा हूँ, ऐसे वीर रस का कवि के साथ में यही होता है। मगर बहुत बढ़िया पढ़ के गए हैं साहब, निश्चित रूप से आप लोग सभी लोग बैठ जाएं, बस थोड़ा सा, इस 2020 का खेल है, ये 12 ओवर हो चुके हैं, 8 ओवर बाकी हैं, बस बहुत जल्दी निपट जाएगा। मैं जानता हूं कि ये आप लोगों को नींद आ रही होगी, लगभग 1 घंटा का समय जो है माइक ने खराब कर दिया, उसके बाद हम धीरे धीरे अब रॉ में आ पाए हैं। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, इस कवि सम्मेलन को जहां तक पहुंचाना है वहां तक हम पहुंचाते हैं। आइए, मैं 8 ओवर हुआ अभी जी, बिल्कुल 8 ओवर बाकी हैं, 12 ओवर पिक चुके हैं। जो लोग जा रहे हैं उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से आवाजें पहुंचेंगी, बहुत सारे कवि उनको श्राप दे देंगे कि आपको आके सपने में डराएंगे, और जो लोग यहाँ ताली नहीं बजा रहे हैं उनको भी श्राप दे देंगे ये कवि। और ऐसी जगह अगले जन्म में घर में, ऐसे घर में जाके जन्म मिलेगा जहाँ पे घर घर जाके ताली बजानी से पड़ सकती है। इसलिए आप लोग ताली आली भी बजाते रहिए, बैठिए, बहुत अच्छा सा माहौल है। आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल के होली में जब भाभी जी होली खेल के लौटी तो सक्सेना जी ने दरवाजा खोला, बोले बहन जी आइए, अभी तो वो होली खेलने गई। आप लोगों की समझ में आई तो ताली वाली बजाइए, ये स्थितियां हो जाती हैं, ये होली में ऐसा ही होता है साहब। आइए अब हम मंच की ओर चलते हैं। हमारे जो स्थानीय जो आपके बीच के कवि थे उन्होंने सबने पढ़ लिया है। अब मैं एक ऐसे गीतकार को बुलाता हूँ जो बहुत ही सुमधुर गीतकार है और इन दिनों खूब कवि सम्मेलन कर रहे हैं, भाई विवेक बरसैया, इन पंक्तियों के साथ के चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ, सामने है चांद का दर्पण चले आओ। समझिएगा दोस्तों, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ बंजारा बीट के ज्योति प्रकाश खरे साहब बैठे हैं, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, YouTube चैनल बंजारा बीट्स आप लोग देखते होंगे, वो यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में इसको दिखाएंगे। एक बार बंजारा बीट्स के लिए तालियां बजा दीजिए। ज्योति प्रकाश खरे साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ में श्रीवास्तव जी हैं। आइए, मैं कह रहा था कि चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ, सामने है चांद का दर्पण चले आओ। चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ, सामने है चांद का दर्पण चले आओ, और बांसुरी के साथ नूपुर किंकणी रुंझुन, बांसुरी के साथ नूपुर किंकणी रुंझुन, चाहता है रास वृंदावन चले आओ। और साहब ये उस समय के प्यार की बात कर रहे थे जब कहा जाता था कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। आज जो प्यार है वो बदल गए हैं साहब, प्यार के परिभाषा बदल गए हैं। आज का प्यार ऐसा हो गया है, भिगोया धोया और हो गया, मोबाइल वाला प्यार हो गया साहब। आज तो कोई चिट्ठी लिखता नहीं, और कोई चिट्ठी लिखने वाला सिर्फ लिखेगा भी तो वो कहेगा कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। सही बता रहा हूँ, ये स्थितियां हैं, यही स्थितियां हैं आजकल यही स्थितियां हैं। मोबाइल वाला प्यार है, कोई भी आजकल चांदनी आंदनी रात में नहीं घूमता भाई साहब। आजकल तो मोबाइल पे ही सब कुछ, घर में बैठे बैठे घर के अंदर कोई चांदनी आंदनी देखना पसंद ही नहीं करता। मुझे तो याद आ रहा, पिछले दिनों एक लड़के ने अपनी प्रेमिका का मोबाइल चेक कर लिया। होटल में, रेस्टोरेंट में गए थे कॉफी पीने, उसने सोचा कि जो है देखें इसने मेरा, इतने में लड़की चली गई वॉशरूम, उसने सोचा मैं देखता हूं कि इसने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया। उसने फोन लगाया, कॉल बजी, घंटी बजी, उसने देखा उसमें लिखा था जानू नंबर 9। सही बताऊं भाई, तो बड़ा प्रैक्टिकल प्यार हो गया आजकल का। सही बता रहा हूं दादा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक और लड़के ने अपना सोचा कि चलो मैं चेक करूं मेरा किस नाम से इसने सेव किया हुआ है, शायद कोई अच्छे नाम से सेव किया होगा। उसने लगाया फोन, घंटी बजी, उसमें लिखा हुआ था रिचार्ज नंबर 17। ये आज की मोहब्बत की स्थिति साहब। एक बार तालियां बजाइए जोरदार, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा मैं हंसने हंसाने के लिए इसलिए लेके आ रहा हूँ कि अब मैं एक हास्य कवि को बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में। अब 2 हास्य के हैं, 1 ओज के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले एक हास्य कवि को सुन ले, फिर 1 ओज के कवि को सुने, फिर उसके बाद हास्य को सुने। तो हास्य के करीम साहब हमारे बीच में जालौन से आए हुए हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। देखिए आप, खूबसूरत व्यक्ति हैं। पूरे मंच पर आप देख रहे हैं कि सबसे खूबसूरत चेहरा अगर कोई है तो करीम खान साहब का है। सही बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? एक बार ताली बजाइए उनके खूबसूरती पर। मैं तो कहता हूँ कि
मेरे महबूब का रंग भी गजब का निराला है। मुझे तो एक शेर याद आता है इनको देख के, आप लोग ताली बजाइएगा इधर। मेरे महबूब का रंग भी गजब का निराला है, गजब का सांवलापन है, न गोरा है न काला है। बहुत बेहतरीन कवि, बहुत बढ़िया कवि। और उसके बाद बहुत अच्छी कविता, पहले हंसाया उसके बाद बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मेरे लिए न जाने क्या कह रहे थे कि तुम्हारी क्यों सुलगती है। मुझे तो याद आ रहा, इन्होंने अपनी घटना भी बताई, मुझे तो याद आ रहा पिछले दिनों करीम साहब को एक बीमारी हो गई। नहीं, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। अब इनके पिताजी परेशान, इनको ले जाके आगरा में जमा कर दिया गया। 3-4 महीने बाद डॉक्टर का फोन आया कि करीम साहब ठीक हो गए हैं। अब कहना बंद कर दिया कि गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, कहना बंद कर दिया, आप आके ले जाइए। इनके पिताजी गए, लेकर आए, घर आए, 2-3 दिन रहे। उसके बाद इनके पिताजी ने पूछा, बेटा अब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, शादी करूंगा। तो शादी करके क्या करोगे? बोले दहेज मांगूंगा। बोले दहेज में क्या मांगोगे? बोले इलास्टिक वाली निक्कर मांगूंगा। बोले इलास्टिक की निक्कर ये दहेज में मांगोगे, क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, उससे गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप पाठ करके गए हैं। हमारे भटनागर साहब जाने कहाँ चले गए, अच्छे व्यक्ति थे। आप लोग गलत शब्दों में मत लें, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, आ रहे होंगे। मेरे बड़े भाई हैं, पिछले दिनों मुझे घर बुलाए, बोले चांद बहुत दिन से घर नहीं आए हो, आना। हम घर पहुंचे, भाई साहब बहुत संस्कारवान आदमी है, इनके संस्कार बता रहा हूँ। हम जब घर पहुंचे तो बोले, भाभी जी से बोले देखो मेरा छोटा भाई आया है, ये विदेशों तक काप पाट कर आया है, देश विदेश में काप पाट कर आया है, मेरा छोटा भाई है, इंटरनेशनल पोइट है, इसके लिए कुछ इंतजाम करो। भाभी जी ने बहुत बढ़िया पूरी खीर हमको खिलाई। बच्चा आया, बच्चे से बोले ये चाचा हैं, इनके चरण छुओ। उसने चरण छुए, हमने आशीर्वाद दिया, खा पी के चले आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा यार ये मुफ्त का खाने का मिलता है, ये अच्छा है। दूसरे दिन फिर मैं चला गया भाई साहब भटनागर जी के यहाँ। इन्होंने आवाज लगाई, सुनो चांद भाई आए हैं, कुछ इंतजाम करो। भाभी अंदर से बिस्किट चाय लेके आई। बच्चा आया, बोले अंकल नमस्ते, चला गया। उसने कल चरण छुए थे, आज नमस्ते करके चला गया। हमने कहा यार खीर पूड़ी से चाय तक आ गए हैं, तीसरे दिन चल के देखते हैं क्या होता है। भाई साहब तीसरे दिन हम जैसे ही इनके फ्लैट पे पहुंचे, भटनागर जी का लड़का वही जो पहले दिन जिसने मेरे पैर छुए थे, बाहर मिल गया। बोले मामा जी आइए, नमस्ते। कितने अच्छे संस्कार। हमने कहा बेटा परसों में तेरा चाचा था, कल अंकल था, चलो अंकल भी चाचा ही होता है, मगर आज मामा कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं, पापा ने आपको खिड़की से आते हुए देख लिया, वो कह रहे थे साला फिर आ गया, इस हिसाब से आप हमारे मामा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन चल रहा है। ये थोड़ा सा हास्य परिहास इसलिए कि थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहे। मैं देख रहा हूँ कि एक कवि के बाद 2 लोग, हमारी माताएं बहनें 2 उठ के चली जाती हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबको एक साथ उठाने के लिए कितने कवियों को पढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग बस केवल विशेष लोग बचे हैं, 3-4 लोग जो हैं वो बहुत विशेष हैं, उनको सुन के जाइएगा। हमें रविंद्र शर्मा जी तक पहुंचना है, बड़े गीतकार हैं देश के। आइए हमारे बीच में ओज और सौर के बहुत अच्छे कवि राम नरेश रमन जी, डॉक्टर राम नरेश रमन जी मोट से हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छे कवि हैं और पूरे देश में अपनी ओज की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। मैं इन पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूं कि या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बानी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बानी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। हिचकिचाएंगे जिस दिन भी लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियां हो जाएं। आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय सुशील जी, हमारे के आलोक जी, भटनागर जी और राय साहब से चाहता हूं कि अगली बार अगर इसी तरह एक आध कवि सम्मेलन और हुए तो अगली बार हम लोगों को तो ये बुलाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि यही इतने सारे कवि कवित्री हो जाएंगे। 4 कवि तो पहले ही हम पढ़ा चुके, 5वीं आपने पढ़ लिया और 2 अभी महानुभाव बैठे हैं, 7 कवि तो यही हो गए। फिर हम लोगों की जरूरत क्या है? बिल्कुल हमारे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। फिर भी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत बढ़िया आप पाठ किया, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे तो अच्छा महिलाएं होती बहुत अच्छी है, वैसे परियार साहब बहुत अच्छी होती है महिलाएं। कौन कहता है कि हमारे यहाँ कहावत है कि महिलाओं की अकल घुटने में होती है। मैं बता रहा हूँ एक घटना मुझे याद आ रही। पिछले दिनों एक महिला ने शिव जी का व्रत किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले बेटी मांग क्या मांगती है? बोले साहब मुझे विश्व की सबसे खूबसूरत महिला बना दीजिए। बोले देखो हम तुम्हारी मांग एक शर्त पे पूरी करेंगे। बोले क्या? बोले जितना हम तुम्हें देंगे उसका 10 गुना तुम्हारी जो विरोधी है, सबसे ज्यादा तुम जिससे लड़ती हो उसको मिलेगा।
बोले अच्छा ठीक है आप कर दीजिए। तो उस महिला ने कहा साहब मुझे विश्व की सबसे खूबसूरत महिला बना दीजिए। भगवान ने कहा यो मस्त तथास्तु। इतने में जो है उसने देखा तो उनकी सास उनसे ज्यादा खूबसूरत हो गई। उन्हें देखा, बोले अब 3 बार मांगने थे, बोले अब दूसरा, बोले साहब अब क्या करें, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। कहने जो है आप तो मुझे सबसे बदसूरत बना दीजिए। तो महिला देखिए कितनी अच्छी होती है। उन्होंने कहा जो है अच्छा ठीक है दूसरा बार मांगो। उन्होंने कहा दूसरा बार ये साहब की मुझे जो है करोड़पति, विश्व का सबसे बड़ा करोड़पति बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम विश्व की सबसे बड़ी करोड़पति। तो मालूम हुआ कि उसकी सास तो और ज्यादा करोड़पति से अरबपति हो गई। अब वो महिला जो है तिलमिला गई। बोले साहब तीसरा बार मैं सोच समझ के मांगती हूँ, आप मुझे दे के जाइए। भगवान जी बोले मांग बेटी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए मुझे थोड़ा सा हल्का सा हार्ट अटैक दे दीजिए, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दीजिए। कितनी बुद्धिमान होती महिलाएं। अब उसका 10 गुना तो सास को मिलेगा। तो आप सोचिए कितनी बुद्धिमान होती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा था। कवि सम्मेलन चल रहा है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए भाई साहब, थोड़ी देर और बचा है। अब कर भी क्या लेंगे जाके? दरवाजे बंद हो गए होंगे, खुलेंगे नहीं। जी, जहां पेड़ पर चाँद आने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं, घड़ी तो घड़ी इनको पलकों में रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय के आलोक साहब आए और अपने छंदों से, सवैयों से आप सबको अभिषिंचित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय के आलोक। आइए मदन मोहन मिश्र जी मेरे बहुत ही मुझे स्नेह देने वाले बड़े आदरणीय हैं। उनको मैं इन पंक्तियों से बुलाता हूं कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बात तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, कल हम अपने अपने दीपक ही सिराने आएंगे। जोरदार तालियां बजाएं। और जिस तरह से श्रृंगार का वर्णन किया है, देखिए साहब इसी को कहते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में एक पढ़ा होता है, कढ़ा होता है। तो ये कढ़े हुए लोग हैं, कहते हैं कि निकले हुए लोग हैं, जिए हुए लोग हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं। और आइए करीम भाई साहब की सुंदरता की तारीफ में जो मैंने कहा था, आदरणीय मिश्र जी कह रहे थे कि मैं शीशा तोड़ दूंगा। मैं उनके लिए नहीं कहा था, वाकई में खूबसूरत अगर यहाँ पे कोई है, हकीकत में बिल्कुल बाय गॉड कह रहा हूं मैं। तो आदरणीय मदन मोहन मिश्र जी और रविंद्र शर्मा जी, ये 2 जोड़ियां यहाँ पे सबसे खूबसूरत है। और करीम भाई हुए, हम हुए, या सत्य जी को आप देख रहे हैं, हमारे नटखट जी को देख रहे हैं। इनको तो ऐसा है खुदा ने बनाया है इन हसीनों को अपने हाथों से, एक हम ही थे जो ठेके पे बनवाए गए। तो हम लोगों के लिए तो ये है। आइए हमारे बीच में जो आज के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान भर में 55 साल की काव्य यात्रा और बड़ी लंबी साधना उन्होंने की है। पूरे देश में जिन्होंने हिंदी का डंका बजाया है अपने गीतों का, परम शुद्ध रविंद्र शर्मा जी। केवल 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, उनको माइक तक बुलाता हूं कि चांदनी चढ़ाता हूं उन चरणों में जो अपनी राह आप बनाते हैं, आवाज लगाता हूं उन गीतों को जिनको मधुबन में कोरे गाते हैं। आदरणीय रविंद्र शर्मा जी, माइक। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।